नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी जो एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज उसका नेक्स्ट जो सेशन है एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी क्या आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप REO, RHO या SDO की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट में अवेलेबल है। अभी इसका जो ऑफ़र है वो आपको 27 जून से लेकर 5 जुलाई तक ऑफ़र आप ले सकते हैं इसका। तो आपको इसमें लगभग 106 टेस्ट अभी अपलोड हैं, 106 से ज़्यादा हो जाएंगे, लगभग 125 टेस्ट तक हो जाएंगे इसमें एग्ज़ाम से पहले तक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सीधा। ओके, देखो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते चलने की चीज़ है ना। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कि सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है, पृथ्वी का जो है ना सॉलिड भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, देखो पृथ्वी का जो मुख्य भाग होता है सॉलिड भाग, चट्टानों से मिलकर बना होता है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है ना, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है और थर्मोस्फीयर है। तो जो चट्टानों से मिलकर बनता है ना सॉलिड भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ भी चुका है ये जो क्वेश्चन है ना, ये छत्तीसगढ़ ADA के अंदर आया था ये क्वेश्चन कि भाई सॉलिड पोर्शन जो है छत्तीसगढ़ ADA के अंदर आया था कि अर्थ का सॉलिड भाग जो चट्टानों से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। जो वाटर वाला भाग होता है, ठीक है, जहाँ पर क्या है समुद्र है, तो उसे क्या बोलते हैं, वाटर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। और जो एयर वाला पार्ट है, ठीक है, जो गैसेस का मिक्सर होता है गैसेस का, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है ना। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर वो वाला भाग होता है जहाँ पर पानी है। ठीक है, तो अर्थ के लगभग 70% भाग पर क्या उपस्थित है, पानी है, जिसको हम समुद्र कहते हैं। तो वाटर पोर्शन है। हाइड्रोस्फीयर कौन सा होता है, वाटर पोर्शन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि द वर्ड मेट्रोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि मेट्रोलॉजी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, मेट्रोलॉजी किस भाषा से, तो ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से, इंग्लिश भाषा से, हिंदी भाषा से। तो देखो मेट्रोलॉजी, तो जिसके पीछे लॉजी लगा वो कॉमनली वो शब्द कौन से होते हैं, ग्रीक वर्ड होते हैं। कौन से, ग्रीक। तो मेट्रोलॉजी जो है, ठीक है ना, मेट्रो, तो मेट्रो और लॉजी, तो ये मेट्रो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बना है मेटेरोस, ठीक है, मेटेरोस प्लस लोगस। मेटेरोस का मतलब होता है, ठीक है, किसकी स्टडी करना, द स्टडी ऑफ थिंग इन हाई इन एयर, मतलब एयर में किसी चीज़ की स्टडी करना है ना। स्टडी जो है क्या करना, एयर, इसका मतलब होता है इन एयर। ठीक है, एयर का मतलब इन एयर, और यहाँ पर स्टडी करना, तो एयर में किसी चीज़ की स्टडी करना उसे हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी क्या है कि यहाँ पर हम जो है मौसम संबंधी घटनाओं का, एग्रीकल्चर क्रॉप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है मौसम का, या जो भी है ना एटमॉस्फेयर के फिनोमेना होते हैं, एटमॉस्फेयर एलिमेंट्स होते हैं, उनका एग्रीकल्चर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी स्टडी को हम एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो याद रखना, फादर ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इन इंडिया, फादर ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इन इंडिया कौन है, ठीक है, याद रखेंगे आप, फादर ऑफ, ठीक है, देखो फादर ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, फादर ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इन इंडिया, ठीक है, मेट्रोलॉजी इन इंडिया कौन है, तो आंसर है, याद रखना, प्रोफेसर LA रामदास, है ना, LA रामदास है। क्लियर, कौन है, प्रोफेसर LA रामदास। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन IMO, ठीक है ना, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी ना, एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी बताइए। तो देखो 1900 है ना, 1898 में, 1928 में, 1873 में या 1958 में। ठीक है, तो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है देखो कब की गई थी, याद रखना 1873 में। कब की गई थी, 1873 में। बाद में है ना इसका नाम बदल दिया, इसको कर दिया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना, वर्ल्ड, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बाद में इसको कर दिया। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है बाद में इसको कर दिया है, किसको, इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कर दिया बाद में। ठीक है, क्या कर दिया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 23, याद रखना 23 मार्च 1950 को इसका नाम बदलकर 1950 को क्या कर दिया, इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिसका मुख्यालय याद रखें, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आंसर है जिनेवा। कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, है ना, जिनेवा, याद रखेंगे आप कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। क्लियर, याद रखें, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ओके, चलिए
अब आगे पढ़ते हैं ना। अगला प्रश्न है डिवीजन ऑफ, देखो डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी एट पुणे, ठीक है, डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी एट पुणे, ठीक है, वाज स्टार्टेड। देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ है, ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी हिस्ट्री देखें आप। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना, मेट्रोलॉजिकल, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ओके। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना जो है देखो कैसे हुई, ये 1875 में स्टार्ट हुआ, 1875 में कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता के अंदर। फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया, फिर आगे 1905 में कहाँ पर कर दिया इसको, फिर शिमला कर दिया, है ना, इसका मुख्यालय फिर शिमला हो गया। फिर 1928 में, 1928 में इसका मुख्यालय हो गया पुणे, कहाँ हो गया, पुणे के अंदर। फिर 1944 में इसका मुख्यालय हो गया नई दिल्ली, कहाँ हो गया, नई दिल्ली, याद रखेंगे ये वाला नई दिल्ली। तो वर्तमान मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, है ना, वर्तमान में याद रखना, प्रेजेंट हेडक्वार्टर यहाँ है ना, वर्तमान, ठीक है ना, वर्तमान में जो है प्रेजेंट हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर है। तो पुणे के अंदर है ना स्थापना हुई थी 1928 के अंदर। चलिए अगला है 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर मास, 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर विदिन, बताओ कहाँ होता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% जो है आपको द्रव्यमान कहाँ मिलेगा, तो पृथ्वी के लगभग विदिन 40 किलोमीटर, ठीक है, पृथ्वी से लगभग जो है 40 किलोमीटर तक, याद रखना, पृथ्वी से लेकर लगभग 40 किलोमीटर एरिया तक आपको क्या मिलेगा, जो है वायुमंडल का लगभग 99% मास आपको देखने को मिलेगा, जिसका करेक्ट आंसर है 40 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है रेडियो कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल थ्रू, ठीक है, रेडियो संचार किस जो है, रेडियो संचार की जो किरणें होती हैं, टेलीविज़न की जो किरणें हैं, वो किस है ना, किसके माध्यम से संभव हो पाती है, कैसे जाती है, तो वायुमंडल की किस परत से, क्या ट्रोपोस्फीयर से, मीजोस्फीयर से, स्ट्रेटोस्फीयर से, आयनोस्फीयर से, तो याद रखना आयन मंडल से, है ना, किससे, आयन मंडल से होकर जाती है, किससे जाती है, आयन मंडल से। तो आयन मंडल जो होती है, जो एटमॉस्फेयर की हमारी 4th नंबर की जो परत होती है थर्मोस्फेयर, उसका नीचे वाला पार्ट होती है आयन मंडल, जिससे होकर हमारी क्या चलती है, याद रखेंगे आप, रेडियो कम्युनिकेशन वेव चलती है। क्लियर। देखो अगर हम बात करें, ये पृथ्वी है, ये जो है देखो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की इक्वेटर है ना, ये पोल है। तो सबसे पहली लेयर की अगर हम बात कर लें, सबसे पहली ट्रोपोस्फीयर होती है, कौन सी है, सबसे पहली ट्रोपोस्फीयर होती है, ट्रोपोस्फीयर सबसे पहली कौन सी है, ट्रोपोस्फीयर है। फिर दूसरे नंबर की है मीजोस्फीयर, ठीक है, दूसरे नंबर की है मीजोस्फीयर। थर्ड नंबर की है, याद रखेंगे, थर्ड नंबर की, सॉरी दूसरे नंबर की स्ट्रेटोस्फीयर है ना, स्ट्रेटोस्फीयर है दूसरे नंबर की, सॉरी स्ट्रेटोस्फीयर। फिर मीजोस्फीयर, फिर क्या है, मीजोस्फीयर है। और थर्ड नंबर, 4th नंबर की हमारी यहाँ पर थर्मोस्फीयर है ना, ये वाली थर्मोस्फीयर है, ठीक है, थर्मोस्फीयर। क्लियर, ऐसे है थर्मोस्फीयर, ये वाली किरणें है कि नहीं, ये वाली, इधर देखें आप। तो नीचे वाली थर्मोस्फीयर की नीचे वाली जो परत होती है, थर्मोस्फीयर की नीचे वाली जो है ना, थर्मोस्फीयर है, उसकी नीचे वाली ये वाली जो है, और एक दो थर्मोस्फीयर, तो नीचे वाली होती है आयनोस्फीयर, है ना, नीचे वाली क्या होती है, आयनोस्फीयर होती है। और ये क्या होती है हमारी, एक्सोस्फीयर होती है, ऊपर वाली एक्सोस्फीयर होती है ना, ऊपर वाली एक्सोस्फीयर होती है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं कि व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट। भाई सोलर कांस्टेंट की जो है एवरेज वैल्यू कितनी होती है। देखो सोलर कांस्टेंट क्या होता है कि, है ना, सन से, पहले समझ लो, सोलर कांस्टेंट मतलब है सन रे से जो रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, सन रे से, तो जो अर्थ के वायुमंडल, ये जो हमारी अर्थ है ना, ये जो अर्थ है, अर्थ के वायुमंडल के बाहर, आउटर पेरिफेरल, ये इसका है ना, ये अर्थ है, ये अर्थ हो गई, ठीक है, ये वायुमंडल हो गया पूरा, एयर मतलब अपना एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल के 1 सेंटीमीटर है ना, वायुमंडल जो है हमारा एटमॉस्फेयर जैसे कहते हैं, तो सन से, है ना, सन से जो रेडिएशन आती है, सन से जो रेडिएशन आती है, तो एटमॉस्फेयर के आउटर बाउंड्री पर, एटमॉस्फेयर की आउटर बाउंड्री पर 1 मिनट में, ठीक है, कितनी कैलोरी एनर्जी जो है, कितनी एनर्जी फॉल होती है। क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या होती है कि वायुमंडल के आउटर सरफेस पर सन से, सूर्य से कितनी एनर्जी आकर, है ना, 1 मिनट में कितनी एनर्जी आकर गिरती है, उसे हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, या फिर याद रखेंगे 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ही होती है कि सन से, सूर्य से 1 मिनट में, ठीक है, वायुमंडल की बाहरी परदी पर, है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की इकाई यूनिट क्षेत्रफल से
यूनिट क्रॉस सेक्शन से मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से कितनी एनर्जी आकर गुजरती है, कितनी एनर्जी आकर उस पर पड़ती है, उसे हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है ये। चलिए 1353 याद रखना कितनी होती है, 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर है ना, वाट पर मीटर स्क्वायर होती है, 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। टाइप ऑफ रेडिएशन विच इज यूजफुल इन द रिमोट सेंसिंग, आपसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ रेडिएशन विच इज यूजफुल इन रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में किस प्रकार की रेडिएशन यूज होती है। देखो रिमोट सेंसिंग में याद रखना रिफ्लेक्टेड रेडिएशन यूज होती है। कौन सी, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। रिमोट सेंसिंग में कौन सी रेडिएशन होती है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन यूज होती है। बात समझ में आ रही, कौन सी, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो है, ठीक है। देखो सन से जो रेडिएशंस आती हैं वो 3 तरह की आती हैं। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है समझो, है ना, ये कोई वस्तु, यहाँ पर कोई पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ भी है, यहाँ पर है ना, ये क्लाउड्स हैं, बादल हैं, ये क्लाउड से बादल है। अब देखो सन से जो रेडिएशंस आती है ना 3 तरह से आती हैं। एक आती है डायरेक्ट रेडिएशन, जो सीधी सीधी आके गिर रही है इस पर, ये हो गई डायरेक्ट, ठीक है। एक आती है हमारी डिफ्यूज रेडिएशन। डिफ्यूज कैसी होती है, फैलकर आती है, तो वो पहले बादलों से टकराएगी फिर इधर आएगी, ऐसे डिफ्यूज रेडिएशन होती है, डिफ्यूज, ठीक है। तो डिफ्यूज रेडिएशन कब आती है, तो पहले क्या होती है, टकरा कर आती है, बादलों से टकरा जाती है, तो उसके पार्टिकल ऐसे फैल जाते हैं। तो सुबह शाम जो होता है ना, सूर्यास्त के समय, ठीक है, बिफोर द सनराइज, मतलब सूरज के उगने से पहले और सूरज के ढलने के से पहले, है ना, बात समझना, जो बिफोर सनसेट और बिफोर सनराइज, तो आसमान का कलर देखो लाल लाल दिखता है ड्यू टू द डिफ्यूज, है ना, ये डिफ्यूज रेडिएशन डायरेक्ट सी। एक आती है हमारी रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। देखो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन ये होती है ना, आएगी तो यहाँ पर कोई अर्थ पहले से है ना, कोई अगर पेड़ है, कुछ चीज़ है, तो पहले से आगे उससे टकराएगी, है ना, ये जो रेडिएशंस हैं पहले आएगी, इससे टकराएगी और टकराने के बाद जाएगी, है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर ऊपर की तरफ जाएंगी। तो यहाँ पर भाई एटमॉस्फेयर में क्या है, सैटेलाइट, एटमॉस्फेयर में क्या है, सैटेलाइट है, यस और नो। तो सैटेलाइट इन्हीं रेडिएशन को पकड़ लेता है, जो है ना खाली जगह है, पानी है, पेड़ है, तो जो वापस टकरा के जाती है ना, उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। जो टकरा कर वापस जाएंगी, सारी तो वापस जाती नहीं भाई, कुछ तो ये एब्जॉर्व कर लेगा, कुछ तो ये एब्जॉर्व कर लेता है, कुछ परसेंटेज में वापस भेज देगा, उन्हें बोलता है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। यही है ना, याद रखना रिमोट सेंसिंग के अंदर यही, क्योंकि जब वापस जाएंगी तो उनको सैटेलाइट कैप्चर कर लेगा, वो हमको इमेज भेजेगा। देखो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हो सकता है, वाटर बॉडी है, वो पानी है, खाली लैंड है, या पेड़ है, क्रॉप है, किस प्रकार की चीज़ें, तो याद रखना ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस होती है। ये वाली डायरेक्ट है ना, ये कौन सी है, ये डायरेक्ट होती है। ये कौन सी होती है, डिफ्यूज होती है, ठीक है ना, डिफ्यूज रेडिएशंस है। चलिए तो एल्बिडो होता है ना, इसी को बोलते हैं एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, जो है ना कितने प्रतिशत रिफ्लेक्ट हुई है। जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ से जो रेडिएशन आई, ठीक है, रेडिएशन, तो यहाँ से इस पेड़ से टकराई, अब पेड़ से क्या सारी वापस हो जाएंगी, नहीं, क्या पेड़ से सारी वापस होंगी, क्या नहीं होंगी ना, कुछ तो क्या होगा, इससे टकरा गई तो कुछ एब्जॉर्व कर लेगा, कुछ इनको भेज देगा। तो जितने प्रतिशत ये भेजता है, टोटल इनकमिंग और आउटगोइंग का हो, द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, ठीक है ना, जो है पेड़ किसी भी सरफेस से, जनरली मान लीजिए हम प्लांट की पत्ती से जाके टकराई, अब पत्ती जो है, लीव जो है, कुछ रेडिएशन को तो अवशोषण कर लेगी, एब्जॉर्व कर लेगी, कुछ रेडिएशन को परावर्तित कर देगी, है ना, रिफ्लेक्टेड, उन्हीं को बोलते हैं एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है, कितने प्रतिशत परावर्तित होती हैं, रिफ्लेक्टेड होती हैं, ठीक है ना, या आउटगोइंग और इनकमिंग जो है, सॉरी, इनकमिंग और आउटगोइंग का रेशो है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एल्बिडो कहते हैं। ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, एल्बिडो कहते हैं। ये अलग अलग चीज़ का अलग अलग होता है। जैसे वाटर का कितना होता है, पानी जो होता है ना, पानी, तो पानी का एल्बिडो कितना होता है, 3 से लेकर 10%, मतलब वाटर जो है लगभग 90% रेडिएशन को तो एब्जॉर्व कर लेगा, सिर्फ 3 से लेकर कितना 10%। अगर आप देखोगे, ठीक है ना, क्रॉप सरफेस का कितना 23% होता है, ठीक है। इसके बाद देखोगे आप, अगर सबसे ज़्यादा होता है ना स्नो, बर्फ़ का, फ्रिज स्नो का सबसे ज़्यादा होता है, फ्रिज स्नो का कितना 75 से लेकर 90% तक आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द एवरेज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन बाय अर्थ। अर्थ सरफेस कितना रेडिएशन को एब्जॉर्व करती है, 34% को एब्जॉर्व कर लेती है। अर्थ सरफेस जो है कितने परसेंट रेडिएशन को है एब्जॉर्व करती है, 34% रेडिएशन को एब्जॉर्व करती है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट द गिवन प्लेस, ठीक है, ये पूछ रहा है गिवन प्लेस और गिवन एट टाइम।
तो भाई वायुमंडल की दशा क्या है, एक निश्चित समय पर निश्चित अवधि के अंदर या निश्चित स्थान पर वायुमंडल की दशाएं क्या है, वहाँ पर क्या है, ह्यूमिडिटी कैसी है, वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ की विंड की स्पीड कैसी है, उसे कहते हैं मौसम। उसे क्या बोलते हैं, किसी निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर वायुमंडल की क्या दशा है, कि वहाँ पर ह्यूमिडिटी कैसी है, वहाँ पर आर्द्रता कैसी है, वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर विंड की स्पीड क्या है, प्रेशर क्या है, वो सारे उसे बोलते हैं वेदर। उसे क्या बोलते हैं, वेदर कहते हैं, मौसम। तो मौसम तो क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। मौसम जो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, भाई दिन भर का, आज ठंडा दिन है, आज गर्म दिन है, कल बदल जाएगा, ठीक है ना। क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है ना, क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है ना, लॉन्ग टाइम के लिए होगा। और जो वाइड रेंज के लिए होता है, मतलब वाइड रेंज मतलब एक बड़े क्षेत्र के लिए हम बात करते हैं, जैसे एक राज्य है, एक देश है, एक कॉन्टिनेंट है, इसके लिए हम बात करते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या होता है, जो वेदर के है ना, जो वेदर फिनोम होता है, इनको हम जोड़ते चलते हैं, सम्यूशन ऑफ, है ना। तो एक लंबे समय के लिए जो वेदर की कंडीशंस होती है वो क्लाइमेट बदल जाती है, जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट, ठीक है। तो जो वेदर डेली डेली हम बात करते हैं कि एवरेज, तो एवरेज सबका सम्यूशन कर लेते हैं, एक एवरेज निकाल लेते हैं कि एवरेज भाई साल भर इतना टेम्परेचर रहता होगा, साल भर इतनी बारिश होती होगी, ठीक है ना, वो है क्लाइमेट। उसे क्या बोलते हैं, तो लंबे समय के लिए जो वेदर कंडीशंस होती है वो क्लाइमेट में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम क्लाइमेट बोल देंगे। ऐसा यूनिट ऑफ सोलर कांस्टेंट, देखो सोलर कांस्टेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, ये होती है वाट पर मीटर स्क्वायर, है ना। क्या होती है, वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। पहले पुरानी जो यूनिट थी वो लक्स थी, है ना, पुरानी यूनिट याद रखना लक्स है, नई यूनिट आप याद रखेंगे वाट पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कैन बी मेजर्ड इन, पीआर होता है ना, पीएआर जो होता है 400 से लेकर 700 होता है, हाँ, है ना। तो इसकी यूनिट क्या होती है, पीआर की यूनिट तो होती है, याद रखना, आइंस्टीन। क्या होती है, आइंस्टीन, ठीक है, क्या होती है, आइंस्टीन होती है ना। पीआर की इकाई क्या होती है, आइंस्टीन में उसको मेजर करते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द, है ना, मेजरिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है ना। सोलर रेडिएशन लिखा है सिंपल। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट सोलर रेडिएशन की, है ना, या फिर टोटल सोलर रेडिएशन, कि भाई टोटल सोलर रेडिएशन किससे मेजर होता है, किससे, टोटल सोलर रेडिएशन किससे मेजर होता है, तो है ना, एनोमीटर से या बैरोग्राफ, ठीक है, या साइग्रोमीटर या पायरोनोमीटर। तो कैसे होगा, पायरोनोमीटर से। याद रखना, टोटल सोलर रेडिएशन जो है किससे होती है, टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है पायरोनोमीटर से होती है। साइग्रोमीटर से तो हम देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं, यस। बैरोग्राफ से तो हम प्रेशर करते हैं, क्या करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं। एनोमीटर से क्या करते हैं, विंड, एनोमीटर से क्या करते हैं, विंड को मेजर करते हैं, बिल्कुल क्लियर। एनोमीटर से क्या करेंगे, हम विंड को मेजर करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर किसको मेजर करते हैं, आंसर आएगा पायरोनोमीटर। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेटरीज सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाई, सोलर रेडिएशन किससे, जो भाई है ना, मौसम विज्ञान की प्रयोगशालाएं होती हैं, ठीक है ना, मौसम वैधशाला जैसे हम कहते हैं। भारत में अधिकांश वैधशालाएं जो होती है, मौसम वैधशालाएं में सौर विकिरणों को कैसे मेजर करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कम्बेल सनसून, है ना, कम्बेल स्टोक सनशाइन रिकॉर्डर, याद रखना, कम्बेल स्टोक सनशाइन रिकॉर्डर का हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, इंफ्रारेड थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर, कि भाई इंफ्रारेड थर्मामीटर का यूज़ हम किस में करते हैं, क्या सॉइल का टेम्परेचर मेजर करने में, क्या एयर का टेम्परेचर है, या वाटर टेम्परेचर है। तो आंसर क्रॉप कैनोपी, है ना, इसका आंसर प्लांट जो होता है ना, प्लांट, ऐसे ये जो क्रॉप कैनोपी इसका टेम्परेचर को मेजर करने में हम इंफ्रारेड थर्मोमीटर का, जो कोरोना के अंदर आजकल डॉक्टर यूज नहीं करते, ऐसे दूर से बता देते हैं ना, ऐसे भाई बताओ बुखार है कि नहीं, कोरोना के समय, तो वही इंफ्रारेड होता है, ठीक है। ए लाइन ऑफ इक्वल विंड स्पीड, जो इक्वल फिनोमिना वाले अपन बात करते हैं ना, इक्वल विंड स्पीड को जोड़ने वाली लाइन को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम आइसोटेक, उसे क्या कहते हैं हम आइसोटेक कहते हैं। आइसो हाइट मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ, ठीक है ना, इक्वल अमाउंट ऑफ, याद रखेंगे आप, इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक, इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो गया, ठीक है ना। आइसो बात इक्वल अमाउंट ऑफ, इक्वल अमाउंट ऑफ, याद रखना, प्रेशर, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर है, सॉरी, है ना, आइसो बात मतलब, तो यहाँ पर प्रेशर आएगा, ये आएगा ना, प्रेशर, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर यहाँ आएगा ना, प्रेशर ये है आइसो बात। आइसो बात का मतलब होता है इक्वल अमाउंट ऑफ, ठीक है ना, वाटर टेबल एलिवेशन, है ना, वाटर टेबल एलिवेशन, वाटर टेबल एलिवेशन हुआ। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 19, नॉर्मल लैप्स रेट कितनी होती है। जैसे जैसे हम ट्रोपोलेयर, है ना, ट्रोपोलेयर के जो अंदर ऊपर जाते हैं ना, जैसे जैसे हम अर्थ से ट्रोपोलेयर की तरफ ऊपर जाएंगे हम, ट्रोपोलेयर ये वाली, है ना, ट्रोपोलेयर जो होती है पहले नंबर की, ट्रोपोलेयर, ट्रोपोस्फीयर जो होती है कि नहीं,
तो ये ट्रोपोस्फीयर में जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कितना कम होता है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। उसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, याद रखना है ना। उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है, अगली वाली जो है ना, ये वाली जो होती है स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना। यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर आ जाता है म्यूजोस्फीयर, है ना। म्यूजोस्फीयर में क्या होगा, तो म्यूजोस्फीयर में टेम्परेचर जो होता है फिर कम होगा और यहाँ पर फिर बढ़ेगा थर्मोस्फीयर में। तो पहले टेम्परेचर याद रखना, पहले टेम्परेचर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है। तो नॉर्मल लैप्स रेट कितनी होती है, 6.5 डिग्री पर किलोमीटर के हिसाब से कम होती है। अगला प्रश्न है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन। केल्विन के अंदर मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। देखो हम डिग्री सेल्सियस जानते हैं, क्या जानते हैं, पहले देखो केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये होता है ना केल्विन का मतलब। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि केल्विन में आप बताइए कि कितना डिग्री है ना, केल्विन के अंदर जो है, केल्विन में याद रखना मेल्टिंग पॉइंट ऑफ केल्विन तो कितना, तो हम जानते हैं 0 डिग्री। भाई मेल्टिंग पॉइंट जो होता है डिग्री सेल्सियस में तो कितना होता है, 0 है ना। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है 0। ठीक है, तो यहाँ अपन 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 273 ही आ जाएगा ना, प्लस 273, ओनली 273। तो केल्विन में याद रखना 273 होगा। 0 डिग्री केल्विन बराबर जो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। ठीक है ना, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होगा, प्लस 100 कर देंगे इसमें हम, हाँ है ना, प्लस 100 और कर दो, प्लस 100 कर दो यहाँ पर, तो जो 373 केल्विन। तो जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पूछ रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहते हैं। देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब होता है क्या, माइनस, याद रखना एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है कितना, माइनस 273 डिग्री। 0 डिग्री केल्विन को कहते हैं, याद रखना 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन को हम एब्सोल्यूट कहते हैं। तो हमने फॉर्मूला देखा के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये होता है ना। तो 0 डिग्री केल्विन यहाँ रखेंगे 0, यहाँ रखेंगे हम 0, यहाँ पर x मान लेते हैं, x प्लस 273, तो x की वैल्यू x डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा, ये जो डिग्री सेल्सियस है या क्या, माइनस 273 केल्विन। ठीक है, तो 0 डिग्री केल्विन को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, जो कि 0 डिग्री केल्विन जो होता है माइनस 273 क्या होता है, 0 डिग्री, ये वाला है ना 0 डिग्री जो है। ठीक है, ये सेल्सियस में हो जाएगा ना, ये डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन बराबर 0 डिग्री माइनस 273। चलिए इसके बाद देखो लिक्विड यूज्ड इन मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। जो थर्मामीटर होते हैं ना, तो मैक्सिमम थर्मामीटर के अंदर हम कौन सा, मैक्सिमम थर्मामीटर आता है उसके अंदर हम कौन से जो है, यहाँ पर एल्कोहल या मर्क्यूरी का किसका इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम थर्मामीटर, मिनिमम थर्मामीटर में हम किसका यूज़ करते हैं। तो देखो मैक्सिमम थर्मामीटर के अंदर हम यूज़ करते हैं किसका, मर्क्यूरी का, और मिनिमम में यूज़ करते हैं हम एल्कोहल का, किसका, एल्कोहल का। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 23, कार्डिनल टेम्परेचर किसे कहते हैं। देखो मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम और ऑप्टिमम तीनों को मिलाकर ना, किसी भी क्रॉप को कल्टीवेशन के लिए, ग्रोथ के लिए एक 3 टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ऑप्टिमम, मिनिमम और मैक्सिमम, इन तीनों को मिला के बोलते हैं कार्डिनल टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर बाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किससे मेजर करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मेजर करते हैं बैरोग्राफ से। अभी हमने बात की थी किससे, बैरोग्राफ। रेशो बिटवीन द, क्वेश्चन नंबर 25 है, रेशो बिटवीन द वेट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर वेपर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर, याद रखना, एंड वॉल्यूम ऑफ एयर किस किस के बीच आपसे पूछा जा रहा है, याद रखेंगे किस किस से पूछा जा रहा है कि वेट ऑफ वाटर वेपर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर, उसे क्या कहेंगे, है ना। तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, याद रखना, इसे क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, याद रखना, इसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है। तो ऊपर तो क्या आता है, ऊपर आता है ना किसका, तो वेट ऑफ एयर, नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना, नीचे आएगा वॉल्यूम, मतलब ग्राम पर मीटर क्यूब, ये होता है इसकी इकाई। तो आता है हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है ना, कि भाई कितने वॉल्यूम में कितनी ग्राम वाटर वेपर है, वाटर वेपर जो है प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसे, हम कहते हैं, याद रखना, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा, देखो वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है, एंड वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन, कि वाटर वेपर कितनी प्रेजेंट है और उस एयर को सैचुरेटेड होने के लिए कितनी वाटर वेपर और चाहिए, ठीक है ना, कितनी वाटर वेपर और चाहिए।
तो वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की, ठीक है, आर्द्रता सामर्थ्य जो है सामर्थ्य को, ठीक है, तो आंसर आर्द्रता सामर्थ्य को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि प्रेजेंट हमने चेक की बाहर जो भाई एयर के अंदर कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, मतलब कितनी ह्यूमिडिटी है। अब उसी एयर को सैचुरेट मतलब पूरी तरह पानी से फिल होने के लिए कितनी और एक्स्ट्रा उसको वाटर वेपर की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसे बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमेशा परसेंट में बताते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमेशा किस में बताते हैं, परसेंट के अंदर, याद रखना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना एक्सप्रेस्ड इन, तो आंसर हमेशा परसेंट में डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेंज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंडक्टर फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब फसल उत्पादन के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितने % होना चाहिए। तो फसल उत्पादन की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम से कम है ना 40 से लेकर 60%, इतना तो होना जरूरी है फसल उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है इवेपोरेशन इज मेजर्ड इन, तो इवेपोरेशन याद रखना हम किस में, mm पर डे के अंदर, है ना, mm पर डे के अंदर कितना भाई एक दिन में कितना मिलीमीटर जो वाटर का इवेपोरेशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है इन वार्म रेन प्रोसेस, ठीक है ना, या वार्म क्लाउड शेडिंग जो होता है, क्लाउड शेडिंग के अंदर हम किसका यूज करते हैं, गर्म बरस जो है वर्षा प्रक्रिया के अंदर हम किसका यूज करते हैं, कॉमन साल्ट का, ड्राई आइस का, सिल्वर आयोडाइड का, या तो याद रखना गर्म के लिए, है ना, वार्म के लिए किसका यूज करते हैं, तो कॉमन साल्ट का यूज करते हैं। किसका, हम कॉमन साल्ट का यूज करते हैं, याद रखना ना, सामान्य नमक का कॉमन साल्ट का यूज करेंगे किस में, तो आंसर है वार्म क्लाउड शेडिंग में। ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों हम किसमें, कोल्ड क्लाउड शेडिंग में, किसमें, कोल्ड क्लाउड शेडिंग, कोल्ड क्लाउड शेडिंग के अंदर यूज करते हैं। किसमें, कोल्ड क्लाउड शेडिंग के अंदर हम इनका दोनों का यूज करते हैं। क्लियर, किसमें, कोल्ड क्लाउड शेडिंग के अंदर हम दोनों का यूज करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार अभ्यास एग्री अकेडमी से जुड़े हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर हैं तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे भाई उनको जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक अच्छा कंटेंट प्रॉपरली एग्जाम से पहले मिल जाए, जिससे उनका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये आखिरी ऑफर है भाई, 27 से स्टार्ट हुआ है, 5 जुलाई तक चलेगा। इसमें 50% डिस्काउंट आपको टेस्ट सीरीज़ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में कितने लगभग 2500 से ज़्यादा बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो आप अपनी रैंक देखने के लिए, आपकी रैंक कहाँ आती है क्या है, लगभग 2500 से ज़्यादा बच्चे हैं। अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं किसी और एग्ज़ाम्स के लिए, अदर स्टूडेंट जो है, आप कंप्यूटर का टेस्ट भी ले सकते हैं। ये बेस्ट कोर्स है। अगर आपको फाइनल रिवाइज करना है ना, फाइनली क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, तो ये रिवीजन पर्पज़ से बहुत बेस्ट क्या है, तो बेस्ट वीडियो है ना, ये वीडियो ही है, एक प्रकार से वीडियो कोर्स है। ये क्या है, वीडियो कोर्स है। क्या है, वीडियो कोर्स है, जिसमें 45-40 वीडियो हैं, सारे MCQ हैं, और मात्र ये 250 रुपये के, जिसमें आपका बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड मतलब रिवीजन हो जाएगा। चलिए, टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताया लगभग है ना 106 टेस्ट अभी अपलोड है, लगभग 20 टेस्ट और अपलोड होंगे, तो लगभग 125 के लगभग आपको टेस्ट मिल जाएंगे। मैंने 75 की बोला था, 125 कर दिए। अगर आप वर्ग 1 की तैयारी करें तो वर्ग 1 की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, कोर्स भी ले सकते हैं, दोनों अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में कोई नया टॉपिक जो है शानदार। अभी जो बच्चों का एक है ना डाउट जो है, डाउट क्या, बच्चे चाहते हैं कि है ना एंटोपैथो का रिवीजन कराया जाए, है ना, एंटोमोलॉजी उनको थोड़ा कट टफ लगती है, और पैथोलॉजी उनको तो कुछ बच्चों ने छोड़ ही दिया है। कुछ कह रहे थे बोला हमको सर छोड़ दिया है, तो छोड़ो मत ही, कुछ मैं आपको रिवीजन करा दूंगा इम्पोर्टेंट दोनों का, जिससे कि आपको इनको तो पढ़ के ही चले जाना। तो इनका जो एंटोपैथो अगली जो 2-3 क्लासेस होंगी एंटोपैथो की होंगी, ठीक है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर इतने दिन से आपकी लाइव क्लास नहीं, थोड़ा अकेले होने के कारण है ना, कभी कभी काम इतना आ जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मंडे से आपकी जो है रेगुलर क्लास लूँ, और जो एंटोपैथो है दोनों की आपकी पूरा करा दूँ मैं। आई होप आपको सारी चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।